गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि हमारी सपना है आपकी आंखों में खुशियों का आंसू लाना, और फिर से एक बार सर वो इतिहास लिखेंगे जो हमने पिछले बार करके दिखाया था। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आप सबका तो सबसे भारी डिमांड इसी चीज का रहता है ना सर कि कम टाइम में बेहतर बेहतर सवाल को हम कैसे पढ़े। क्योंकि मेरे दोस्त ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका सिलेबस इस मुट्ठी में है और आपका सिलेबस फिक्स है कि वही है, और उसी सिलेबस से आपका एग्जाम में लगातार सवाल पूछा जाता है। तो आप ये बात तो आपको फिक्स हो गया होगा कि जो इंसान लगातार उस बुक को 3-4-5 बार पढ़ लेगा, इसका मतलब उसको ये बात को खुद पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा कैसा सवाल पूछता है। मेरे दोस्त, हमने पिछले बार भी सोशल साइंस में बहुत सारे सवाल हमने करवाया था, लगभग वही सवाल आपको पूछा गया था। 90 से 95% क्वेश्चन वही सेम टू सेम पूछा गया था। इस बार फिर इतिहास रचना है मेरे दोस्त, ठीक है। और अब की बार हमने सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक है। और ये 140 सब्जेक्टिव का मकसद है ना मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में 100% सर 95% जो क्वेश्चन होगा वो इसी से पूछा जाएगा। यानी कहने का सेंस है ना सर कि 100% क्वेश्चन जो आएगा ना आपके एग्जाम में वो इसी 140 से आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अथवा में भी सवाल रहता है, ठीक है। तो 100% जो सब्जेक्टिव का टेंशन है ना, आज के बाद वो खत्म कर दो। और ये हमारा टॉप 140 सीरीज का ये हमारा चौथा क्लास है, क्योंकि हमने इसका पिछला 3 क्लास ले चुका हूं, ठीक है। तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो एसएसटी का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओ और सारे का सारे क्लासेस को उड़ा दो धजिया, तभी तो सर रिजल्ट अब की बार ज्वालामुखी की तरह फंसेगा। और एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए सर मिशन 475 प्लस। बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं, ठीक है। चलिए सर आइएगा जरा आज की क्लास का पहला सवाल। देखो सर, हम प्रत्येक क्लास में 8-8 क्वेश्चन को फोड़ रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक क्लास में 8-8 सवाल को हम फोड़ रहे हैं, और पिछले 3 क्लास में हमने 24 क्वेश्चन को फोड़ रखा है। ये हमारा सवाल नंबर 25 से शुरू होगा, ठीक है। आइएगा सर, क्या कहता है तनी गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है ना कि खादर और बंगार में 3-3 अंतर लिखिए। अब मेरी बातों को समझिएगा कि सर ये हमारा क्या है, खादर। अब मेरी बातों को जरा दिल से समझिएगा सर कि ये खादर और बंगार में 3-3 अंतर लिखो। ये खादर क्या होता है और ये बंगार क्या होता है। तो ये दोनों जो है ना वो मिट्टी है। खादर मिट्टी भी होता है और ये बंगार मिट्टी भी होता है, लेकिन वो कैसा मिट्टी है सर। तो कहता है क्या सर, देर ना किए हुए टू द पॉइंट पे हम बातें करेंगे सर, क्योंकि मेरा मिशन है कम टाइम में बेहतर रिजल्ट, ठीक है। आइएगा, कहता है खादर और बंगार में निम्न अंतर है, लेकिन हमसे बोला कि खादर और बंगार में 3-3 अंतर लिखे, मतलब खादर का 3 अंतर लिखे और बंगार का 3 अंतर लिखे। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों में बहुत सारे अंतर है, लेकिन जितना सवाल बोलेगा उतने लिखना है, ठीक है। आइएगा, तो एक साइड आपको खादर लिखना है, दूसरे साइड आपको क्या लिखना है, बंगार लिखना है, और बीच में आपको इस प्रकार से वो लाइनिंग दे देना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है कि नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। जो न्यू वाला जलोढ़ मिट्टी होता है ना सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। हमने क्या बोला है कि नया जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खादार मिट्टी, खादर कहते हैं, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगार कहते हैं। हमने क्या बोला है सर कि जो नया वाला जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं, और जो पुरानी वाला जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को क्या कहते हैं, बंगार मिट्टी कहते हैं, ठीक है। पहला बात एकदम क्लियर हो गया होगा सर। दूसरे नंबर की तरफ आना, फिर हमने क्या बोला है कि इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, मतलब खादर मिट्टी में जो मिट्टी का कण होता है ना वो एकदम महीन होता है। हमने क्या बोला है कि खादर मिट्टी जो होता है वो क्या होता है, इसमें कण जो होते हैं वो महीन होते हैं। यानी कहने का सेंस है कि खादर मिट्टी जो होता है वो एकदम महीन महीन होता है, ठीक है। लेकिन यही बंगार जो होता है वो इसमें मिट्टी का कण क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। हमने पहला बात क्या बोला है सर कि ये नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगार कहा जाता है। इसमें मिट्टी के कण महीन होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि खादर में जो होता है ना वो मिट्टी का कण क्या होता है, महीन होता है, लेकिन इसमें मिट्टी का कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। फिर हमने क्या बोला है कि यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। हमने क्या बोला है कि ये जो है ना यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन
3 नंबर में इसमें आना, लेकिन यह जो है वो नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। हमने क्या बोला है सर कि यह जो है नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, और ये जो हमारा है वो नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। तो आप मेरी बातों को जरा समझिएगा मेरे दोस्त कि हमने खादार और बंगार में हमने 3-3 अंतर लिखा, क्योंकि सवाल हमें बोला था कि 3-3 अंतर बताओ, और ये सवाल जो है ना वो आपको लघु उत्तरीय में पूछता है, ना कि दीर्घ उत्तरीय में पूछता है सर। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना सर, आपको लगातार 10-10 12 घंटा पढ़ने से नहीं होता है मेरे दोस्त। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं वो दिल में हमारे कितना % जा रहा है। पढ़ने का 12 घंटा पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। मेरे दोस्त, एकदम जितना भी पढ़ो ना तो एकदम दुरुस्त पढ़ो, और जितना भी पढ़ो ना मेरे दोस्त तो अपने दिल में बैठा लो, ठीक है। आइएगा सर, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना एक बार मेरे साथ आना और सबको ही शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से मेरे साथ बोलिएगा, जहां पे बैठे हैं वहीं से बोलिएगा सर, ठीक है। कहता है क्या कि खादार और बंगार में 3-3 अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्या कहता है कि खादार और बंगार में निम्नलिखित अंतर है, लेकिन एक साइड आपको खादार मिट्टी लिखना है, दूसरे साइड आपको क्या लिखना है, बंगार मिट्टी लिखना है, ठीक है। अब आना, कहता है जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो खादर कहलाती है, ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो बंगार कहलाती है, ठीक है। हमने क्या बोला है, इसमें मिट्टी के कण कैसे होते हैं, तो इसमें मिट्टी का कण महीन होते हैं। इसमें मिट्टी का कण कैसे होते हैं, तो इसमें मिट्टी का कण मोटे होते हैं, ठीक है। कहता है यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, लेकिन यह जो है वो हमारा नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर कितना, तो 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं सर कि हम आपको बहुत तमाम चीजें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। कल सुबह 7 बजे से आपको देखने को मिलेगा सोशल साइंस मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जो कि सर हम आपको साइंस में मतलब 450 क्वेश्चन 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, और उतना से बाहर आएगा ही नहीं। तो वो तमाम क्लासेस आपको शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे, वो 2 टाइम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करिए मेरे दोस्त कि आप हमारे साथ बने रहिए। मेरी सपना है कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू लाना है, आपकी वो मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, ठीक है सर। आइएगा क्वेश्चन क्या कहता है अगला, तनी गौर कीजिएगा। 26 नंबर सवाल कहता है ना कि भारतीय कृषि के 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। हमारा देश जो है ना सर वो कृषि से है, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। भारत देश जो वो किसानों का देश है। तो कहा है ना कि भारत में कृषि के 3 विशेषता बताइए कि हमारे भारत देश में कृषि का 3 विशेषताएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो अब ये समझना कि ये क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में भी सवाल पूछता है, ठीक है। ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछता है। जब ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा ना तो आपको 5 विशेषता बताना है, ठीक है। अगर ये सवाल आपको लघु उत्तरीय में पूछेगा तो आपको 3 विशेषता बताना है। हमने क्या बोला है कि जब ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो 5 विशेषता बताना है, और ये सवाल आपको लघु उत्तरीय में पूछेगा तो 3 विशेषता बताना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल सर इसमें बोला है कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषता को बताइए, ठीक है। तो हमें अभी 3 प्रमुख विशेषता बताना है। आइएगा जरा, क्या कहता है कि भारतीय कृषि की 3 प्रमुख विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। भारतीय कृषि की 3 जो है प्रमुख विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या कहता है कि भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारतीय कृषि जो है ना वो हमारे आर्थिक जीवन, हमारा जीवन का एक सांस है, हमारे जीवन का एक प्राण है। क्योंकि हमारे देश में कृषि नहीं रहेगा सर तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि 1/2 तिहाई लोग हमारे देश में कृषि पे आधारित है, कृषि पे आश्रित है, कृषि के द्वारा उनकी जीवन यापन होता है। तो हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारतीय कृषि जो है वो हमारा आर्थिक जीवन का, हमारे जीवन का क्या है, प्राण है। फिर कहता है कि भारत में लगभग 2/3 तिहाई लोग जीवन कृषि पर आधारित है। मतलब 2/3 तिहाई लोग जो है वो हमारा क्या है, जिसका जीवन कृषि पे आधारित है। फिर कहता है 2 नंबर में क्या कि यह विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। मतलब हमारे देश में जो विशाल जनसंख्या है,
हमारे देश में जनसंख्या कितना तेजी से जो बढ़ रहा है ना, वो सभी का जो जीवन यापन होता है ना, वो किससे होता है? कृषि से होता है। सॉरी, उनका जो भोजन का जो प्रबंध करवाया जाता है वो किससे होता है? कृषि से होता है। जब किसान धान नहीं उपजाएगा सर तो आप चावल कहाँ से खाओगे? जब किसान गेहूं नहीं लगाएगा सर तो आप रोटी कहाँ से खाओगे? जब किसान सब्जी फल ये सब नहीं लगाएगा सर तो आपके चेहरे पे ग्लो कैसे होगा सर? आप जो पता होनी चाहिए आपको कि एगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा आस्ता पास्ता जो आप खा रहे हैं ना, वो किसाने का देन है। तो हमारे देश में वो हर चीज किसान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने यही बोला है सर कि यह विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जो कृषि से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारे देश में विशाल जनसंख्या है, इसका जो भोजन प्राप्त होता है ना, वो कृषि से ही होता है। फिर हमने क्या बोला है कि राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। हमारे राष्ट्रीय आय में मतलब राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का क्या प्रमुख योगदान है? देश में 24% आय कृषि से प्राप्त होता है। मतलब हमारा देश का जो विकास है ना, उसमें 24% जो योगदान है वो हमारा किससे होता है? तो कृषि से होता है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। राष्ट्रीय आय में हमारा भारतीय कृषि का क्या है? प्रमुख योगदान है। कहता है कि देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। जरा ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना सर, तो सेशन को अपने अपने दोस्तों के तक फैला देना। आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो सर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है सर, मेरे दोस्त आप मुझे प्यार दो, मैं आपको टॉपर का चेहरा दूंगा। ठीक है, बस हम सब का जो रिश्ता है ना मेरे दोस्त, एक टीचर और एक बच्चे का जो रिश्ता होता है ना, इस धरती पे सबसे पवित्र रिश्ता होता है। ठीक है, तो हम तो कहेंगे सर सही चुनो और सही रिजल्ट दो, सही टीचर चुनो और सही रिजल्ट दो। ठीक है सर, हाँ हमने क्या बोला है, जरा एक बार मेरे साथ आइएगा और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से बोलिएगा सर। हमने बोला है कि भारतीय कृषि का 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। पहला कहता है भारतीय कृषि का 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला कहता है भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। हमारा जो भारतीय कृषि है ना, वो आर्थिक जीवन का क्या है? प्राण है। कहता है कि भारत में लगभग 2/3 लोग का जीवन यापन कृषि पर आधारित है। मतलब इतने लोग जो है ना, वो हमारा कृषि से ही जिंदा है। फिर कहता है क्या कि यह विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है सर। हमारे विशाल जनसंख्या से जो होता है ना, वो हमारे देश में जो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, वो सभी का जो भोजन मिलता है वो हमारा कृषि से ही मिलता है। फिर कहता है कि राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। हमारे राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का है ना, वो प्रमुख योगदान है। ठीक है, योगदान है। देश में 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। ठीक है सर, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा निकाला गया था, तो वो दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सर, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहां से लिख ही रहे होंगे। जो लोग यहां से नहीं लिखते हैं, जिन लोगों को और कुछ चाहिए सर, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम आपको चला रहे हैं एक व्हाट्सएप उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप क्या है सर? तो ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलता है साइंस में जो हम 150 क्वेश्चन करवा रहे हैं टॉपर सीरीज सब्जेक्टिव, वो सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सोशल साइंस में जो हम 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। वो आप क्लास 10th का सिर्फ मैथ को छोड़ करके और नॉन हिंदी को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको जो चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स होता है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, वो सारा का सारा मेरे लैंग्वेज में मिल रहा है सर। ठीक है, हाँ, तो वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी आंखों में सपना है। तो मैं तो कहता हूं ना सर कि तुम्हारे दिल में सिर्फ चाहत होनी चाहिए, सिलेक्शन मैं दूंगा और सिलेक्शन का वो तागड़ा तागड़ा गुण मंत्र दूंगा सर। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको मिलता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे करना है सर? तो यहाँ पे आपको वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है। पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। उसी नंबर पे आपको 199 रुपये पेमेंट कर देना है। मेरे दोस्त, आपको 199 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे दोस्त। एक
टी शर्ट नहीं खरीदना मेरे दोस्त, एक टी शर्ट भी 199 रुपये में नहीं मिलता है सर, और मैं आपको तमाम चीज़ें मैं आपको 199 रुपये में दे रहा हूँ सर। आपको लग रहा होगा सर कि संदीप कुमार क्या देगा, सारा का सारा पीडीएफ देखो सर इस प्रकार से टाइपिंग किया हुआ है, देख सकते हो ना मेरे दोस्त। तो वो सब कुछ पीडीएफ इतना हैवी क्वालिटी में हम देंगे ना, जो बच्चे लिए हैं जाकर के उनको पूछना कि पीडीएफ आपको कितने हैवी क्वालिटी में मिलता है सर। तो तमाम चीज़ हम आपके लिए करते हैं। तो सर प्लीज़ मेरे दोस्त आप इसके साइंस क्लासेस को एक अलग लेवल में लेकर के चले जाओ, क्योंकि इसके साइंस क्लासेस आपका एक परिवार है सर, ठीक है। हाँ, जिन किन्हीं को चाहिए तो आपको 72 वाले नंबर पे पेमेंट कर देना है, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। वो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है कि मुझे उम्मीद व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास उम्मीद व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और तमाम सारा का सारा पीडीएफ आपको मिनट भर के अंदर में मिल जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है। और उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे खास बात क्या है ना, कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू पीडीएफ हमारे नंबर बन करके आपके पास जाएगा, ठीक है। चलो सर, और एक बात और है सर कि हम आपको क्रैश कोर्स लाए हैं बदलाव बैच, ठीक है। तो आप जाकर के YouTube पे क्रैश कोर्स वाला वीडियो जाकर के देख लो, ठीक है, जो कि हमने अपलोड कर दिया है। वो आपको 4 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जाकर के देख लेना सर इस वीडियो देखने के बाद। आइएगा, हमने क्या बोला है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। हमारे गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा चालू किया गया था, मतलब दांडी यात्रा शुरू किया गया था। तो वो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, कहता है क्या मेरे दोस्त कि दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। कहता है क्या सर कि ये दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो कहता है क्या कि दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था, ठीक है। फिर कहता है क्या, क्योंकि तात्कालीन समय में आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना एक कानूनन अपराध था, ठीक है। मतलब क्योंकि तात्कालीन समय में, मतलब अभी के समय में आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना एक क्या था, कानूनी अपराध था। धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। फिर कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत था वो किस यात्रा से किए थे, तो दांडी यात्रा से किए थे। तो हमने क्या बोला है सर कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। मेरी बातों को जरा दिल से समझना, हमने क्या बोला है जरा देखना सर। हमने बोला है कि हमारे देश में नमक बनाना कानूनन अपराध था, लेकिन देश के तमाम लोग जो क्या थे ना, कि वो समुद्र से खारे जल को निकाल करके वो नमक खुद से बना रहे थे। तो वो तमाम देश में मतलब जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। तो एक बार जरा मेरे साथ आना, और फिर इसको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपने दिल में कर लेना, ठीक है। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है क्या कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, कहता है दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पहला उद्देश्य क्या था सर, तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। फिर कहता है क्योंकि तात्कालीन समय में आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना एक कानूनी अपराध था, ठीक है। फिर कहता है कि धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किए थे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी सांसों में मेरा सांसें चलती है। आओ सर, हमने क्या बोला है, मेरी बातों को समझना जरा। कहता है क्या कि भारत में विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। हमारे भारत में विधायकों की जो होती है ना सर, वो महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्या होता है, मतलब हमारे देश में विधायक की सीटों पे महिलाओं की भागीदारी की स्थिति क्या है। आपको ये पता होनी चाहिए कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा बोले तो विधायक और लोकसभा बोले तो संसद, ये दोनों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है।
अगर यही बात किया जाए पंचायत में, तो पंचायती स्तर पे महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पंचायती स्तर पे महिलाओं को आरक्षण मिलता है, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की आरक्षण की मतलब मानो ना ही है, ठीक है। लेकिन सरकार इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, संज्ञान में लिया जा रहा है, जो कि सर मैं आपको इस क्वेश्चन में मैंने आपको व्याख्या किया है, ठीक है। कहता है क्या सर कि भारत की विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो कहता है क्या कि भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति काफी दयनीय है, मतलब काफी कम है ना। हमने क्या बोला है कि भारत की विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति काफी दयनीय है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व की संख्या लगभग ना के बराबर है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वो दोनों में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद की चुनाव हो चाहे वो विधायक की चुनाव हो, वो दोनों में महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो हमने यही यहाँ पे बोला है सर, हमने यही लिखा है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व की संख्या लगभग ना के बराबर है। कहता है कि केवल पंचायत स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व अधिक देखा जा सकता है। पंचायत स्तर पे क्या होता है ना सर कि महिलाओं की भागीदारी अधिक देखा जाता है, क्योंकि 50% आरक्षण जो होता है वो पंचायती स्तर पे मिलता है महिलाओं को, ठीक है। इसलिए आप कभी देखते होंगे कि आपके पंचायत में क्या होता है ना कि मतलब किसी का पति जी अगर दबंग है ना तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ जाती है, ठीक है। हमने क्या बोला, खासकर मुखिया के चुनाव में ये सब देखने को मिलता है। अगर किसी का पति दबंग है ना, अगर कोई इंसान दबंग है ना, तो अगर वहाँ का सीट महिला का सीट हो जाता है ना तो अपने पत्नी को खड़ा कर देगा। करता है या नहीं करता है, आप देख रहे होंगे। इसलिए क्योंकि मतलब जो होता है ना पंचायती स्तर पे महिलाओं को आरक्षण बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण ना के बराबर है, ठीक है। इसलिए विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है, ठीक है। हमने इसलिए बोला है क्या सर, हमने इसीलिए बोला है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं की प्रतिनिधित्व की संख्या लगभग ना के बराबर है। केवल पंचायत स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व अधिक देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पंचायत स्तर पर महिलाओं की आरक्षण की प्राप्ति है, ठीक है। क्योंकि पंचायत स्तर में इसलिए महिलाओं की सीट ज्यादा होती है, महिलाओं की आरक्षण महिलाओं देखने को मिलता है। जाओ ना मुखिया के चुनाव में तुम देखो ना, आधा महिला जिनको सिग्नेचर वो करने नहीं आता है ना रे, वो मुखिया के इसे हाथ जोड़ के देखना कि तुम जा रहा है प्रचार करने के लिए, ठीक है। क्यों? वो आरक्षण का खेल है, ठीक है। मतलब और बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब जिनको नॉलेज भी नहीं है, जिन पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन मतलब आरक्षण के कारण उनके कंधे पे मतलब उनके गले में माला। आप देखिएगा सर कि आरक्षण में कितनी पावर होती है कि जिस इंसान को सिग्नेचर करने नहीं आता है ना, जो इंसान को अच्छा से हाथ जोड़ने भी नहीं आता है ना, उनके बड़े बड़े नेता जो होते हैं उनके गले में माला डालते हैं। चले जाना पंचायती स्तर पर जब चुनाव होता है ना मुखिया का, तब जाकर के देखना, जिनको एक एक ऐसे महिला होते हैं जिनको अच्छा से हिंदी नहीं बोलने आता है, ताती नहीं आता है, और वो भी हाथ जोड़ करके ऐसे करते हैं, तो बड़े बड़े नेता जो उनके सामने होते हैं वो भी उनके कंधे पे उनके गले में माला डालते हैं। तो वो किसका पावर है? वो आरक्षण का पावर है। क्यों? क्योंकि पंचायती स्तर पे महिलाओं को आरक्षण मिलता है, ठीक है। और यही चीज आपको विधानसभा और लोकसभा में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण नहीं है, इसलिए भागीदारी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमने यही बोला है सर, हमने क्या बोला है कि भारत की विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति काफी दयनीय है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व की संख्या लगभग ना के बराबर है। केवल पंचायत स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व अधिक देखा जा सकता है, क्योंकि पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। संसद से इनका 1/3 सीटों पर आरक्षण हेतु सरकार द्वारा प्रयास जारी है, ठीक है सर। मतलब संसद में इनका 1/3 सीटों पर आरक्षण हेतु सरकार द्वारा प्रयास जारी है, मतलब सरकार कोशिश कर रही है, ठीक है। चलो सर आते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो जिनेवा समझौता कब
ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो जिनेवा समझौता जो हुआ था ना सर, वो आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा समझौता लगातार 1 महीना तक चला था, 20 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक जिनेवा समझौता चला था। जिनेवा समझौता किनके किनके बीच हुआ था, तो जिनेवा समझौता जो था सर वो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जिनेवा समझौता किनके किनके बीच हुआ था, तो जिनेवा समझौता जो है वो हमारा फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, तो हमने यही बोला है सर, हमने भी यही बोला है कि जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था, तो कहता है कि जिनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, के बीच अमेरिका हस्तक्षेप के कारण 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो जिनेवा समझौता किसके कारण हुआ था, तो अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण हुआ था। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सर। मानो कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में 2015 में पूछा था या 2014 में, ऐसा ही। ठीक है, तो हमसे बोला है कि जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था, तो जिनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिका हस्तक्षेप के कारण 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर कहता है कि यह समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था जो 20 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक चला था। यह भी पूछेगा कि जिनेवा समझौता कब से कब तक चला था, तो 20 अप्रैल 1954 ईस्वी से लेकर के 20 जुलाई 1954 ईस्वी तक चला था। ठीक है, मतलब 1 महीना चला था। अगला आइएगा, कहता है पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं कौन कौन है। हमारा पेट्रोलियम से मतलब पेट्रोलियम से कौन कौन वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, हमें यही पूछा है। हमें क्या बोला है सर कि पेट्रोलियम से कौन कौन वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाया जा सकता है, डीजल बनाया जा सकता है, केरोसिन बनाया जा सकता है, प्लास्टिक बनाया जा सकता है, कीटनाशी मतलब अन्य दवाएं, कीटनाशी एवं अन्य दवाएं बनाया जा सकता है, साबुन बनाया जा सकता है, कृत्रिम रेशम बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तमाम वस्तुएं जो हैं और अभी बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो हमारा किससे बनाया जाता है, तो पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सर जब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया है तो कम से कम 5 से 6 गो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा सर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में पूछेगा। ठीक है, हमें क्या बोला है कि पेट्रोलियम से पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं कौन कौन है। थोड़ा सा गला फंसने लगा, कोई गाली दे रहा होगा पक्का। ठीक है, पानी पी लेते हैं, सब गला ठीक हो जाएगा। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हमने क्या बोला है सर कि पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं कौन कौन है, मतलब पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं कौन कौन है। तो पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं क्या है, निम्न है, बहुत सारा है। लेकिन पहला क्या है, केरोसिन तेल। मेरे साथ बोलते चलो, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलते चलो, ताकि आपके मम्मी पापा सुने तो उनको लगे कि नहीं सच में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे अधिकांश लोग मोबाइल से पढ़ता कहाँ है सर, मोबाइल से तो वो काम करता है, वो काम करता है, वो काम मतलब समझ गया ना। हाँ, मोबाइल से बहुत सारा लोग काम करता है आना। फिर कहता है सर कि पेट्रोल है जो आपको पेट्रोलियम से बनाई जाती है। कीटनाशी एवं अन्य दवाइयाँ जो है सर वो आपको पेट्रोलियम से बनाई जाती है। साबुन जो वो पेट्रोलियम से बनाई जाती है। डीजल जो वो पेट्रोलियम से बनाई जाती है। कृत्रिम रेशम जो वो पेट्रोलियम से बनाई जाती है। प्लास्टिक आदि जो है वो हमारा, प्लास्टिक के सिवा और बहुत सारा जो है वो हमारा पेट्रोलियम से बनाई जाती है। ऐसा मत समझ लेना कि ये आदि का मतलब हुआ खाए वाला आदि। बकलोल आदमी। ठीक है, चलो सर अगला सवाल आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 31 नंबर सवाल। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है। हमें बोला है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद जो होता है ना सर वो हमारे देश में एकता के प्रतीक दिखाता है। ठीक है, हमें बोला है राष्ट्रवाद क्या है, तो कहता है राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्र के प्रति मतलब एक प्रेम और लगाव की एक भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। हमने क्या बोला है सर कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति, किसके प्रति, तो राष्ट्र के प्रति, ऐसा नहीं कि ओकर प्रति। तुम लोगों को समझ गया होगा, ताकि तुम लोग तो एक दिन जहां तुमको ऐसे देख लेगा नू तब तो तू 10 दिन तक तुम्हारे सपना में हो ही आएगी। अरे बकलोल आदमी, सपना में उसको लाओ जो तुम्हें सपना, तुम्हारी सपना को साकार कर दे। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे देख लिया तो सपना में उसी को 10 दिन तक लगातार तुम्हारी आंखों के सपना मतलब नींद की सपना में हुई है। नहीं मेरे भाई, सपना में उनको लाओ जो तुम्हारी सपना को पूरा करे, और तुम्हारे सपना को पूरा करेगा सिर्फ यही सब।
ठीक है, क्योंकि विद्या में ही उतनी पावर होती है जो आपके तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर बना देगा। ठीक है, कहता राष्ट्रवाद क्या है? कहता राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जगाता है। ठीक है, हमने क्या बोला है सर कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या फिर सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जगाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता, समाज के प्रति एकता, मतलब वो सब कुछ दिखाना ही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, चलो सर आप समझ गए होंगे राष्ट्रवाद क्या है। आइएगा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कहता है मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो मेजनी हमारा एक साहित्यकार था। ठीक है, कहता है कि मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे। मेजनी कौन है? सर जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि आपका भी नाम बुक में आए। कहेगा सर कुछ ज़्यादा नहीं फेंक दिए हैं आप। आज सर हमने क्या बोला है? हमने बोला है ना सर कि मेजनी कौन था। कहता है मेजनी इटली के एक साहित्यकार थे जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है, जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उसमें मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा ये बताना आप कमेंट बॉक्स में, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ। आप लोग जरा बताइएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? सब कोई का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि इटली का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, और जो सही कमेंट करेगा ना उसको पक्का हम अपनी साली से शादी करा देंगे। हाँ, कहता है मेजनी इटली के साहित्यकार थे। मेजनी जो थे वो कौन थे? तो इटली के साहित्यकार थे जो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण क्या था? योगदान था। उनमें व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण अधिक था। मेजनी में व्यवहारिक गुण कम था लेकिन आदर्शवादी गुण अधिक था। ठीक है, बट आज तक की क्लास को कर देते हैं समाप्त। जरा आप बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अच्छा लगा तो आपको लगता है कि नहीं इसके साइंस क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना इस क्लास को। अपने अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना। अपने अपने दोस्तों को इसके साइंस क्लासेस परिवार से जोड़ना ताकि आपके साथ साथ उनकी भी भलाई हो। ठीक है सर, क्योंकि देखो सर अच्छे इंसान का मतलब होता है सर कि गांव समाज सबको लेकर के आगे बढ़ना है। और मेरा बस एक ही मकसद है ना मेरे दोस्त कि वो हर घर तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। जिस घर में कई वर्षों से शिक्षा का महत्व है, मतलब शिक्षा की जरूरत है, वहां तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। ठीक है सर, बाकी सबको दिल से थैंक यू, लव यू। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। थैंक यू।